नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। और जो लोग पहली बार हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से है, भारत में कन्याकुमारी की स्थिति है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलना। भारत में कन्याकुमारी की स्थिति पूछा जा रहा है, तो बताइएगा क्या होगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भारत है। ठीक है, चलो ये हमारा भारत हो गया। और कन्याकुमारी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कन्याकुमारी है यहाँ पर। ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ पर है और भारत के नीचे से गुजरती ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। तो बताओ भूमध्य रेखा के किस दिशा में ये कन्याकुमारी है, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। पहले प्रश्न का जितने लोग ऑप्शन डी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है ये भारतीय भूमि में एकदम दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय भूमि में दक्षिणतम बिंदु है और ये भूमध्य रेखा की किस दिशा में है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है। चलिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अटलांटिक महासागर, देखो ध्यान से पढ़ो भाई, क्या क्या कह रहा है। तो अटलांटिक महासागर कह रहा है और प्रशांत महासागर कह रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन करेगा। कील नहर करेगी, स्वेज नहर करेगी, पनामा नहर करेगी, या फिर जिब्राल्टर जल संधि करेगी। तो दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पनामा नहर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो पनामा नहर है ये क्या करती है, तो ये अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने वाली नाबार्ड सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, अब इसकी स्थापना आपसे पूछ रहा है। अगर मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा, तो मुख्यालय इसका बम्बई में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो बम्बई कहिए या फिर मुंबई कहिए आप। तो बम्बई में इसका मुख्यालय है नाबार्ड का। और स्थापना कब हुई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1982 में। ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई है। ठीक है भाई, बात चलो इतनी बात क्लियर है। अगर हम लोग बात करेंगे कि 1988 में, तो 1988 में ध्यान रखना किसकी स्थापना हुई है, तो सेबी की स्थापना हुई है। ठीक है, सेबी की स्थापना जो है ये कब हुई है, तो 1988 में हुई है सेबी की स्थापना। तो दोनों ध्यान रखना, नाबार्ड 1982 और सेबी 1988। अगले प्रश्न का आंसर करना है, यम नचिकेता संवाद कहां पर मिलता है आपको। यम नचिकेता संवाद कहां पर मिलता है, तो मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद या फिर ऋग्वेद। कहां पर, किस पुस्तक में आपको यम नचिकेता संवाद मिलेगा। जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दो। और जितने लोग पहली बार चैनल पर है सभी लोग चैनल को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद कहां पर है, कठोपनिषद। जितने लोग ऑप्शन सी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य है जो खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या फिर जम्मू एंड कश्मीर। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब पहला राज्य बन गया है जिसने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, पूरी तरीके से बैन किया है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया है, तो कहां पर किया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कहां पर किया है, चंपारण में किया है, बारदोली में किया है,
या फिर दक्षिण अफ्रीका में किया है या फिर दांडी में किया है, बताइएगा कहां पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया है। और देखो आपसे पूछ क्या रहा है, सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहां पर किया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना 1906 में किया है महात्मा गांधी ने। और कहां पर किया है, तो ये किया है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, कहां पर किया है, तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सबसे पहले 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया है, उपयोग किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, साउथ अफ्रीका 1906 में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है। 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलिए 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान की शुरुआत किसने की है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी होगा यूजीसी। यूजीसी की स्थापना कब हुई है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थापना हुई है 1956 में, ठीक है, ध्यान रखना। यूजीसी की स्थापना कब हुई है, 1956 में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इस यूजीसी ने क्या किया है, एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव तो 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन होता है, ठीक है। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में इस हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। और कौन सा राज्य है जहां पर यह आयोजन होगा, तो ध्यान रखना ऑप्शन बी, नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड राज्य में होता है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वायुयान कार्य करता है, तो बताइएगा 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, स्टोक के नियम पर या फिर बर्नौली सिद्धांत पर, ठीक है। तो वायुयान, अगर वायुयान की खोज की बात करेंगे तो खोज किसने किया है, तो ये किया है राइट ब्रदर्स ने, ठीक है। किसने किया है, तो राइट जो बंधु हैं, ठीक है, राइट बंधु जो है, ये जो राइट ब्रदर्स हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वायुयान की खोज की है। और किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यहां पर जितने लोग आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी बर्नौली सिद्धांत पर, ठीक है, वायुयान कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी, 28 अप्रैल, 28 मार्च, 29 अगस्त, ठीक है, बताना है कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 28 फरवरी को। तो सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन की जो खोज थी रमन प्रभाव, तो रमन प्रभाव के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन ए कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है, 28 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है, बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है, टार्टेरिक अम्ल मिलता है या फिर ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल होगा जो आपको, ठीक है, टमाटर में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर में मिलता है, ठीक है। बहुत थोड़ी मात्रा में आपको सिट्रिक अम्ल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में आपको टमाटर का जो है टमाटर में सिट्रिक अम्ल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अधिक मात्रा में अगर हम लोग बात करेंगे कि जो अधिक मात्रा में जो मिलता है वो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, इसीलिए ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ये टमाटर में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, थोड़ी सी मात्रा में सिट्रिक अम्ल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीतल अवयव है, पीतल बताना भाई। तो देखो पीतल जो है ये क्या है, ये मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल क्या है, तो पीतल जो है ये आपकी एक मिश्र धातु है। और ये पीतल किनको किनको मिला करके बनती है ये आपको बताना है। तो जस्ता और तांबा, लोहा और जस्ता, तांबा और निकेल या फिर तांबा और लोहा, क्या करेक्ट आंसर होगा। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जो पीतल एक मिश्र धातु है तो ये किन धातुओं का मिश्रण होती है, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करते चलो। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जस्ता और तांबा, ठीक है। क्या होगा, जस्ता और तांबा धातुओं को मिला करके आपका पीतल बनता है, एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उकठा बीमारी किससे संबंधित है, कौन सी फसल है जिससे उकठा बीमारी संबंधित है। अरहर, सरसों, मूंगफली या फिर बाजरा। 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा।
उकठा बीमारी, तो ये किससे प्रभावित है भाई? कौन सी फसल जो है उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? अरहर, सरसों, मूंगफली या फिर बाजरा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा अरहर। अरहर में जो है ये उकठा बीमारी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार फिर से वही कहूंगा कि सेशन को एक बार, जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को, जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना। भारतीय किसान कांग्रेस पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है? ठीक है, भारतीय किसान कांग्रेस। अब देखो पहला अधिवेशन आपसे पूछ रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला अधिवेशन हुआ कब है? तो 1936 में। ठीक है, भारतीय किसान कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है ये 1936 में हुआ है। और हुआ कहां पर है? तो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर गया बिहार में। 14वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में 1936 में भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर करना है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो देखो जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कौन सी समिति है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। और ये समिति कब आती है? तो 1957 में ये बलवंत राय मेहता समिति आएगी। और इसी समिति की सिफारिश पर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। कब से लागू किया जाएगा? तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और पहला राज्य जो हमारा होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होगी ये राजस्थान राज्य से होगी। कब होगी? 2 अक्टूबर 1959 को होगी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और ये बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में आई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर करना। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, बताइएगा न्यायिक जो सक्रियता ये किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से या फिर जनहित याचिका से। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो है ये किससे संबंधित है? 16वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जनहित याचिका से। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता जो है ये किससे? जनहित याचिका से संबंधित। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो देखो मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही। मौलिक कर्तव्य अगर बात करें कि ये मौलिक कर्तव्य कहां पर है, तो ध्यान रखना ये भाग 4 का में। ठीक है, कहां पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 का में उल्लेख है। और 42वां संशोधन, ठीक है कौन सा? तो 42वां संशोधन है 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाएगा। कहां पर? भाग 4 का में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे। और ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? चलिए जल्दी से बताना। तो बांग्लादेश में अगर हम लोग भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में क्या होगा भाई? भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, गंगा नदी क्या होती है? भारत से निकल करके कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, गंगा नदी कहां पर? भारत को क्रॉस करके बांग्लादेश में पहुंच जाती है। और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश कर जाती हैं गंगा नदी, तो फिर इनका नाम क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो क्या होगा? हुगली, पद्मा, जमुना या फिर मेघना। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और जमुना के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप बातें याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पद्मा। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्रेटर झील किस राज्य में स्थित है? देखो क्रेटर झील, तो देखो एक झील है लोनार झील। और ऐसा माना जाता है कि इस लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इसीलिए इस लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। ठीक है, लोनार झील जो है तो ये वैसा माना जाता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इसलिए इसको क्रेटर झील कहते हैं।
और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये लोनार झील है और इसी को क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। देखो ये जो ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी का जो ये ऊपर वाला जो ज्वालामुखी का जो ये मुख होता है, ठीक है, इसी मुख वाले हिस्से को हम लोग क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे क्रेटर क्या होता है, तो जो ज्वालामुखी का ये मुख वाला हिस्सा होता है इसी को क्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेटर जो है ये क्या हो जाता है, ये बाद में जम गया और झील का निर्माण हो गया वहां पर, और इसीलिए इसको क्रेटर झील कहते हैं लोनार को। आगे बढ़ेंगे, 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अभी हाल ही में अपनाने वाला देश कौन बना? कौन सा देश है जिसने अपनी मुद्रा चेंज कर ली है, अपनी मुद्रा यूरो कर ली है? तो कौन सा देश होगा? आर्मेनिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया या फिर यूक्रेन? कौन सा देश है जो यूरो जोन में शामिल हुआ है? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को उसने स्वीकार किया है। कौन सा देश हो जाएगा अभी हाल ही में स्वीकार करने वाला देश? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रोएशिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे, क्रोएशिया जितने लोग आंसर करोगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गोवा की मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अब देखो यहां पर एक बात तो ये क्लियर है कि जो मोपा है, ये जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहां पर है? ये गोवा में है। एक बात तो ये कंफर्म है, लेकिन इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी हाल ही में नाम चेंज किया गया है, और आपको बताना है कि किसके नाम पर रखा गया। राम मनोहर लोहिया, मनोहर पारिकर, गांधी जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? 21वें प्रश्न का आंसर करना है। सेशन को जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। सेशन को जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करे। 21वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर पारिकर। ठीक है, तो मनोहर पारिकर के नाम पर गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सा राज्य सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है जो क्या करेगा, जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% तक आरक्षण देने की शुरुआत कर रहा है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? 22वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी राज्य सरकार है जिसने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं तो इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की पेशकश की है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वें प्रश्न की बात करेंगे। 2023 नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है कि 2023 में नोबेल पुरस्कार जो है ये जॉन फांसे को दिया गया है। एक बात तो ये कंफर्म है कि 2023 में नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है किस क्षेत्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य, चिकित्सा, शांति या फिर भौतिकी? तो क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न की बात करेंगे। 2023 नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे को दिया गया है किस क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा हमारा साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यहां पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में जॉन फांसे को 2023 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न नोबेल पुरस्कारों से। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये किस देश से संबंधित है? अब देखो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न में कह रहा है 2023 नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। देखो साहित्य वाला हम लोगों ने पढ़ा, जॉन फांसे को दिया गया। अभी शांति वाले की बात करेंगे तो शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है किसको? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है कि नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है 2023 नोबेल शांति पुरस्कार। प्रश्न ये पूछा जा रहा है किस देश से हैं ये नरगिस मोहम्मदी जो है ये किस देश से हैं? इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान या फिर सऊदी अरब? 24वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान। ठीक है, तो ईरान की है ये नरगिस मोहम्मदी, जिनको 2023 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 36वां राष्ट्रीय खेल कहां आयोजन किया गया? ठीक है, तो 36वें राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा? क्या हो जाएगा? 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर किया गया? देखो अभी 37वें की भी बात हो गई है। ठीक है, अगर 37वां आपसे पूछा जाएगा 37वां राष्ट्रीय खेल तो ये तो होगा गोवा में।
ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा, ये तो होगा गोवा में। 36वां आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में और 37वां अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। चलिए 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो ज्यूरिख डायमंड लीग की बात हो रही है और नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा जो है ये किससे, तो ये भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, किससे, तो भाला फेंक जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं आपके नीरज चोपड़ा। और इन्होंने अगर हम लोग बात करें तो देखो 85.71 मीटर दूर भाला फेंका है। ठीक है, कहां पर, ज्यूरिख डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा इन्होंने 85.71 मीटर दूर भाला फेंका है और इन्होंने ध्यान रखना रजत पदक जीता है। तो जितने लोग स्वर्ण पदक करोगे गलत हो जाओगे, ध्यान रखना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है और ज्यूरिख डायमंड लीग में इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं, 85.71 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका है। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की बात करेंगे। 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। देखो अगर हम लोग बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 42वां पढ़ा था। अगर हम लोग प्रसन्नता सूचकांक और शांति सूचकांक की बात करेंगे तो हम लोगों ने भारत का स्थान कितना पढ़ा था, तो 126 पढ़ा था। अगर हम लोग हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो हंगर इंडेक्स में हम लोगों ने भारत का स्थान कितना पढ़ा था, 111 पढ़ा था। ठीक है, अभी आपको बताना है क्या, जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात हो रही है। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा और यहां पर आंसर क्या होगा 27वें प्रश्न में 127। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यहां पर भारत का स्थान 127 है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। एशियन गेम्स प्रारंभिक समारोह में ध्वजवाहक कौन नहीं थे। देखो यहां पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो एशियन गेम्स जो भी हाल ही में हुआ है अपने यहाँ चाइना में हुआ है। ठीक है, एशियन गेम्स जो है ये चाइना में हुए हैं। तो यहां पर जो प्रारंभिक समारोह हुआ है इसमें ध्वजवाहक कौन नहीं था। ठीक है, मनप्रीत सिंह नहीं थे, लवलीना नहीं थे, पीआर श्रीजेश नहीं थे या फिर उपरोक्त सभी शामिल थे। कौन नहीं था ये आपको बताना है, इनमें से कोई एक नहीं था या फिर ये सब के सब शामिल थे। तो देखो एशियन गेम्स प्रारंभिक समारोह में ध्वजवाहक जो नहीं थे वो थे पीआर श्रीजेश। ठीक है, ध्यान रखना पीआर श्रीजेश जो है ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एशियन गेम्स में प्रारंभिक समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और लवलीना, ये दो लोग क्या है प्रारंभिक समारोह में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में बात करेंगे तो पीआर श्रीजेश हैं, ये समापन समारोह में। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो भारत का 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो पहला गांव बना है ये मोढेरा गांव बना है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर गुजरात। 29वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये मोढेरा जो गांव है जो 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव बन गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गुजरात राज्य में स्थित है। चलो आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। 30वें प्रश्न की बात करेंगे। मलखंभ को किस राज्य का राजकीय खेल घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा राज्य है जिसने अपना राजकीय खेल मलखंभ को घोषित किया है, तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा इस लास्ट क्वेश्चन का। मलखंभ को किस राज्य का राजकीय खेल घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने मलखंभ को अपना राजकीय खेल घोषित किया है। तो ये आज के सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।